हेलो बच्चा लोग, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मर्जर इक्वेशन चैप्टर ऑफ एएफएम। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इसमें हम लोग सारी चीज़ें कर लेंगे। आरटीपी एमटीपी पास्ट पेपर सब कुछ यहाँ पे कवर करेंगे एंड आपका जो स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएगा एंड जो थियरी वाला पार्ट है इस चैप्टर का वो भी हम लोग अलग से कवर कर लेंगे, मतलब ये चैप्टर के एंड में। ठीक है, स्टार्ट में बैकअप दूंगा मैं आपको, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, फिर आपका जो थियरी चैप्टर वो कर लेंगे विदाउट फॉर्मूला विथ लॉजिक अच्छे से एकदम इजी वे में मैं करा दूंगा। आप टेंशन मत लो, बस आपको बस ये लेक्चर देखना है एंड आपका प्रैक्टिस करना है, टेस्ट देना, बस हो गई बात खत्म। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं मर्जर इक्वेशन। तो सबसे पहले मर्जर इक्वेशन के बारे में जान लेते हैं, फिर आदमी मर्जर इक्वेशन आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो देखो मर्जर इक्वेशन क्या होता है, सिंपल सी बात है। समझ लो कि कंपनी ए है, ठीक है, कंपनी ए है जो कि ना कार बनाती, कार मैन्युफैक्चर कर रही, ठीक है, कार मैन्युफैक्चर कर रही है ये कंपनी। ठीक है, बट इसका जो टायर होता है वो ये नहीं बनाती है। ठीक है, बाकी जो ऊपर का जो ढांचा होता है और जो इंजन इंजन वो सारी सब कुछ बना देता है टायर को छोड़ के। ठीक है, तो टायर के लिए सर क्या करता है, वो जाता है कंपनी बी के पास और यहाँ से कंपनी बी क्या करती है, सिर्फ टायर बनाती है। ठीक है, कंपनी बी सिर्फ टायर बनाती, तो यहाँ से ये परचेस करता है इससे टायर, ये परचेस करेगा यहाँ से और फिर जो कार में असेंबल करके बेच देगा। ठीक है, तो सर इससे आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि ये टायर जब खरीद रहा है इससे, तो टायर ये जो कंपनी बी बेचेगा तो सिर्फ जो कंपनी बी को कॉस्ट लगा है टायर में वो नहीं, प्लस अपना प्रॉफिट ऐड करके बेचेगा इसको। ठीक है, तो कंपनी ये जब कार बनाएगी तो जो कार का जो प्राइस है, ये कार का जो प्राइस है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, बिकॉज कंपनी ए का कॉस्ट बढ़ गया, टायर यहाँ से खरीदे तो कंपनी का कॉस्ट बढ़ गया, कॉस्ट बढ़ गया तो सेलिंग प्राइस बढ़ गया। अब जब सेलिंग प्राइस बढ़ गया तो मार्केट में कंपीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जो अदर कंपनी जो खुद सब कुछ कर रही है तो वहां उनके कंपेयर में इसका जो प्राइस रहेगा वो ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो क्या मार्केट में ये कंपीट कर पाएगा, मार्केट में कंपीट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका सेलिंग प्राइस ज्यादा है। ठीक है, तो इसको क्या करना चाहिए, इसने बोला कंपनी भी को एक काम करते हैं, हम दोनों मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो हम दोनों मर्ज हो जाते हैं, हम दोनों एक ही कंपनी बन जाते हैं। तो इसको एक सॉल्यूशन दिया, चलो मर्ज हो जाते हैं। तो कंपनी बी बोलेगा तो चलो हम लोग मर्ज तो हो गए, ठीक है, चलो हम लोग मर्ज हो गए, एक ही कंपनी बन गए हम लोग। कंपनी बी बोलेगा मुझे बताओ मुझे क्या प्रॉफिट है, तो कंपनी बी को बोलेंगे देख अभी तक तू सिर्फ एक टायर बनाने वाली कंपनी थी, बट मर्ज होने के बाद तू फोर व्हीलर बनाने वाली कंपनी बन गई। ठीक है, अब हम लोग एक हो चुके, हम लोग अब अलग अलग नहीं है। जब हम लोग एक हो चुके तो तू टायर बेचने पे जितना प्रॉफिट कमाता था हम लोग पूरा कार बेच के प्रॉफिट कमाएंगे। अब कार बेच के जो प्रॉफिट कमाएंगे उसमें तेरे को हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो इसको भी बेनिफिट होने लगा, हाँ इसको भी बेनिफिट होने लगा, कंपनी को भी बेनिफिट होने लगा क्योंकि इसका सेल्स बढ़ गया। क्यों सेल्स बढ़ गया, क्योंकि कॉस्ट रिड्यूस हो गया। कॉस्ट क्यों रिड्यूस होगा, बिकॉज टायर जो खरीदता था वो अब इन हाउस हो गया, इन हाउस हो गया तो सिर्फ कॉस्ट लगेगा, प्रॉफिट तो अलग से ऐड नहीं होगा। तो इस तरीके से ये लोग ने मर्जर करके एक सॉल्यूशन निकाला कि बिजनेस को ग्रो किया जाए और अपना जो सेल्स है उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, एक ये रीजन होगा, तो जिससे हम इस वजह से क्या हो रहा है, मर्जर हो रहा है। ठीक है, अब समझ लो और भी तरीके से मर्जर होता है। समझ लो कि मैं एफ आर पढ़ा रहा हूँ, मैं समझ लो एफएम पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कोई सर एफ आर पढ़ा रहा है, कोई ऑडिट पढ़ा रहा है, तो उनके स्टूडेंट उनके पास होंगे, एफएम वाले सर के पास मेरे स्टूडेंट होंगे, ऑडिट वाले सर के पास ऑडिट के स्टूडेंट होंगे। तो अभी अगर मर्ज हो जाते तो क्या उनके स्टूडेंट के पास मेरी रीच पहुंचेगी कि नहीं। अब मैं एफएम पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को उतने लोग नहीं जानते जितना एफ आर वाले सर के स्टूडेंट लोग जानते होंगे उनको। ठीक है, तो इस मर्जर से अगर हम लोग मर्ज हो जाते तो क्या उनके स्टूडेंट मेरे को पहचानने लगेंगे, मेरे स्टूडेंट उनको पहचानने लगेंगे, तो ऐसे मर्ज होकर रीच बढ़ेगी, ग्रोथ होगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से मर्ज होगा टू ग्रो। ठीक है, ग्रोथ के लिए सिंपल सी बात है, मैंने स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए अलग अलग तरीके, तो उसमें से एक तरीका हम लोग पढ़ रहे हैं मर्जर इक्वेशन। ठीक है, अब देखो कोई छोटी छोटी कंपनी है, समझ लो छोटी छोटी कंपनी को ग्रो होना है तो अकेले ग्रो नहीं हो पा रहा, तो दूसरी बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, एक्वायर कर लेती, खरीद लेती उनको। ठीक है, एक्विजिशन कर लिया, या फिर वो लोग चल नहीं पा रहे, वो लोग अपना बिजनेस बंद करने वाले, ठप्प पड़ने वाले, लेकिन फिर भी उनको कुछ मार्केट में कंट्रीब्यूशन है, उनको मार्केट में कुछ लोग जानते हैं, तो बड़ी कंपनी क्या करेगी, बोलेगी चलो ये छोटी सी कंपनी है, इसको ये वैसे भी डूबने वाली, चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, उठा लेते हैं, इसको हम लोग एक्वायर कर लेते हैं, तो उसको सब्सिडरी बना के छोड़ देगी। मतलब ऐसा नहीं कि वो बंद हो गई, तो रहेगी बट कंट्रोल पूरा मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से एक्विजिशन करके ग्रोथ हो रहा है, मर्जर करके ग्रोथ हो रहा है। तो ये सारी चीजें करने से क्या हो रहा है, कंपनी आगे अपना ग्रो कर रही है। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको ना कुछ टर्म से रूबरू कराना चाहता हूं। जैसे देखो सिंपल सी बात है, एक ईपीएस समझ लो, ईपीएस आपने नाम अगर नहीं सुना होगा तो ईपीएस क्या होता है, ईपीएस का फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अब देखो अर्निंग पर शेयर क्या होता है सर, तो देखो कंपनी जो होती है, देखो कोई स्किप मत करना वीडियो, कंपनी होती है तो कंपनी ने अपना बिजनेस चलाने के लिए पहले फंड रेस किया होगा, शेयर कैपिटल। ठीक है, अगर लिस्टेड हुई होगी तो शेयर कैपिटल होगा कंपनी के इसमें। ठीक है, कंपनी ने बैंक से लोन लिया होगा तो बैंक से लोन लिया होगा, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग ये होगा, डिबेंचर से पैसा ले सकते, तो अलग अलग लोगों से पैसा लिया होगा। ठीक है, अब मान लो कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर अच्छा खासा प्रॉफिट किया, अच्छा खासा, यहाँ पे समझ लो कंपनी के 10,000 शेयर है। ठीक है,
10,000 शेयर से 10 रुपये पे 1 लाख कैपिटल ये लोग ने क्या किया था, स्टार्ट में रेज किया था, ठीक है। बाकी पैसे इन्होंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बैंक और डिवेंचर से लिया था, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने क्या किया, 5 लाख का प्रॉफिट किया, 5 लाख का प्रॉफिट किया, ठीक है। अब ये जो 5 लाख का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट आफ्टर प्रेफरेंस वाले को उनका डिविडेंड देने के बाद, बैंक लोन को उनका इंटरेस्ट देने के बाद, डिबेंचर वाले को उनका इंटरेस्ट देने के बाद हमारे पास 5 लाख बचा, ठीक है। इसको बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। ये दिया हुआ आपका अर्निंग, अभी ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बट दिस इज अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। बाकी लोग को पैसा देने के बाद ये बचा हुआ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये 5 लाख का जो पैसा है, ये 10,000 लोग में बटना चाहिए कि नहीं बटना चाहिए, ये 10,000 लोगों का है ना। अब ये इक्विटी शेयर होल्डर, लास्ट में जो पैसा बचता है इक्विटी शेयर होल्डर का होता है, तो इनमें बटना चाहिए कि नहीं बटना चाहिए, बटना चाहिए। तो यहाँ पे ये 10,000, 5 लाख 10,000 लोगों में बटेगा, ये इक्विटी शेयर होल्डर है, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर है। तो आपको एक एक शेयर को कितना पैसा मिलेगा, एक एक शेयर को कितना पैसा मिलेगा मुझे बताओ, 50 रुपया मिलेगा, ठीक है, 50 रुपया मिलेगा। तो ये 50 रुपया आपका क्या होता है, ये ईपीएस होता है, अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर को कितना अर्निंग हो रहा है, एक शेयर को कितना पीछे, एक शेयर अगर आपने इस कंपनी का खरीदा तो उसके पीछे आपको अर्निंग कितना हो रहा है, तो 50 रुपए, ठीक है। ये कैसे आएगा, ये आपको मैंने बता दिया कि जितने भी लोग हैं, जितने भी आउटसाइडर लायबिलिटी, सबको पेमेंट कर दो, आपने जितना भी कमाया उसमें से सबको पेमेंट करने के बाद जो आपका बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर में बटेगा, ठीक है। अब कभी कभी क्या होगा, ईपीएस दिया हुआ, अर्निंग पर शेयर दिया होगा, मतलब एक शेयर के पीछे कितना अर्निंग हो रहा है वो दिया रहेगा, और आपको इक्विटी शेयर होल्डर दिया रहेगा। तो क्या आप टोटल अर्निंग कमा सकते, कितना अर्निंग हुआ टोटल कंपनी को आप बता सकते हो, यस बता सकते कि 10,000 लोग हैं, 50 रुपये आईपीएस है, तो 5 लाख कंपनी ने कमाया होगा, तभी 10,000 लोग में बटा। आप समझना कि जो भी है टैक्स वैक्स माइनस करने के बाद आपका, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा देने के बाद, बैंक लोन, डिबेंचर सब कुछ देने के बाद होगा, ठीक है। तो ये आपको ईपीएस समझ में आया कि ईपीएस क्या होता है, ठीक है, अर्निंग पर शेयर समझ में आ गया। अब आ जाते हैं मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है। अब ये जो मार्केट में ट्रेड कर रहा है, शेयर मार्केट में लोग उसको बाय सेल कर रहे हैं, उसके बेसिस पे कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, वो बेसिस पे मार्केट में इसका भाव ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। तो ऐसा मान लो कि मार्केट में जो चल रहा है प्राइस उसका, ये मार्केट में जो चल रहा है, समझ लो ये 100 रुपीज चल रहा है, ठीक है, 100 रुपीज चल रहा है, आज का वैल्यू इसका 100 रुपीज है। अब मार्केट प्राइस आपको समझा, आपको ईपीएस समझा, ठीक है। अब जो थर्ड टर्म है वो बताने जा रहा हूं मैं आपको। थर्ड टर्म है आपका ये प्राइस अर्निंग रेशियो। देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग फॉर्मुला से इसको करोगे, विदाउट फॉर्मुला हम लोग कर लेंगे। देखो प्राइस अर्निंग रेशियो, देखो सिंपल सी बात है, समझ लो कि मैं अभी इस कंपनी का शेयर खरीदने जा रहा हूँ, ठीक है, इस कंपनी का शेयर खरीदने जा रहा हूँ, तो मुझे कितने मिलेगा शेयर, सिंपल सी बात है, आज मार्केट में सर 100 रुपये चल रहा है, तो आपको 100 रुपये में शेयर मिल जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, मुझे 100 रुपये में शेयर मिल जाएगा। चलो मुझे 100 रुपये में शेयर मिल गया। अब ये 100 रुपया देके मैं कमा कितना रहा हूँ, मुझे कमा के कितना देगी, तो हर एक शेयर के पीछे कंपनी आन कितना करके दे रही, 50 रुपया करके दे रही। तो ये 100 रुपया देके मैं 50 रुपया कमा रहा हूँ, ये 100 रुपया देके मैं 50 रुपया कमा रहा हूँ, ठीक है। ये 100 रुपया प्राइस देके मैं कितना अर्न कर रहा हूँ, कितना अर्न कर रहा हूँ, मैं 50 रुपया अर्न कर रहा हूँ। तो क्या मैं 50 रुपया अर्न करने के लिए 100 रुपया दे रहा हूँ, यस सर आप 50 रुपया अर्न करने के लिए 100 रुपया दे रहे हो, मतलब अब मैं 2 टाइम्स पैसा दे रहा हूँ, तो यस सर आप 2 टाइम्स पैसा दे रहे हो। देखो 50 रुपया कमाने के लिए मैं 100 रुपया दे रहा हूँ, तो मैं प्राइस जो कमा रहा हूँ उसका 2 टाइम्स पैसा दे रहा हूँ। तो प्राइस अर्निंग रेशियो क्या बताता है कि जो आपका ईपीएस है, जो आपका ईपीएस है उसका मार्केट में कितना टाइम्स चल रहा है, आपका मार्केट में उसका प्राइस कितना चल रहा है, ठीक है। तो इस कंपनी के जो कंपनी आपको 50 रुपया कमा के दे रही है उसका मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, तो प्राइस अर्निंग रेशियो अगर 2 आ रहा है तो मतलब मार्केट में उसका 2 टाइम्स प्राइस चल रहा है। देखो सिंपल सी बात है। तो अभी देखो 100 रुपया आप कमा रहे हो, सॉरी 100 रुपया आप दे रहे हो, 50 रुपया आप कमा रहे हो, ठीक है, 100 रुपया दे के प्राइस आप 50 रुपया कमा रहे हो, ठीक है। तो 1 रुपया कमाने के लिए, 1 रुपया कमाने के लिए आपको कितना प्राइस देना पड़ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 100 इंटू 1 डिवाइड बाई 50, ठीक है, तो 2 रुपया आपको देना पड़ रहा है। इसका मतलब 1 रुपया कमाने के लिए 1 रुपया का डबल आपको 2 टाइम्स देना पड़ रहा है, ठीक है, 2 रुपया देना पड़ रहा है। तो 50 रुपया कमाने के लिए कितना देना पड़ेगा, 100 रुपया देना पड़ेगा। देखो अब सिंपल सी बात है, तो ये हो गया पीई रेशियो, यही होता है हाउ मच यू आर अर्निंग, ठीक है, हाउ मच यू आर अर्निंग टू आफ्टर गिविंग अ प्राइस। तो 1 रुपया कमाने के लिए आप कितना रुपया दे रहे हो, ठीक है, टू अर्न 1 रुपीज हाउ मच यू आर पेइंग, ठीक है, टू अर्न 1 रुपीज, 1 रुपया कमाने के लिए आप कितना रुपया दे रहे हो, उसको आप बोलोगे प्राइस अर्निंग रेशियो, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये समझ लो, एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, समझ लो यहाँ पे ईपीएस इज 80 रुपीज, ठीक है, ईपीएस 80 रुपीज है और पी रेशियो मार्केट में 4 टाइम चल रहा है, तो इसका प्राइस अर्निंग रेशियो अगर 4 है तो मार्केट में इसका भाव क्या चल रहा होगा, तो 80 का 4 टाइम्स, ठीक है, 80 रुपीज कमा रहे हो आप, बट मार्केट में 4 टाइम्स चल रहा है, ठीक है, तो 80 का 4 टाइम्स मार्केट में चल रहा है, मतलब 320 रुपीज आपको देना पड़ेगा टू अर्न 80 रुपीज, ठीक है।
मतलब 1 रुपया कमाने के लिए 4 रुपया देना पड़ेगा। तो 80 रुपीज़ आपको कमाना है। ईपीएस तो कंपनी का 80 रुपीज़ है, तो 80 का 4 टाइम्स आपको 320 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो देखो 80 रुपीज़ कमाने के लिए 320 देना पड़ेगा, तो 1 रुपया कमाने के लिए कितना, तो 4 टाइम्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो सिंपल, आपको अगर ईपीएस दिया रहेगा, अर्निंग पर शेयर दिया रहेगा, समझ लो 20 रुपीज़ है। ठीक है, और पी रेशियो दिया रहेगा आपको, पी रेशियो दिया रहेगा, समझ लो 5 टाइम्स है, 5 टाइम। तो क्या आप किसी भी कंपनी का मार्केट प्राइस निकाल सकते हो? अगर आपको ईपीएस और प्राइस अर्निंग रेशियो दिया रहेगा तो मार्केट प्राइस निकालते हो, ये आराम से निकाल सकते हैं। 20 इंटू 5 कर दो, 20 का मार्केट में 5 टाइम्स चल रहा है, तो 100 रुपीज चल रहा है। ठीक है, मतलब क्या करो, ईपीएस मल्टीप्लाई बाय पी रेशियो, मतलब ईपीएस में क्या करो, पी रेशियो का तड़का मार दो। ठीक है, तो ईपीएस में पी रेशियो का तड़का मार दिया तो मार्केट प्राइस आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अब देखो, समझ लो आपको मार्केट प्राइस दिया हुआ है, मार्केट प्राइस दिया हुआ है 120 रुपीज। ठीक है, और आपको पी रेशियो दिया हुआ है, पी रेशियो दिया हुआ है 2 टाइम्स। ठीक है, 2 टाइम्स से समझ लो पी रेशियो। तो ईपीएस कैसे निकलेगा? देखो सिंपल सी बात है, कुछ तो ईपीएस होगा जिसका 2 टाइम्स 120 हो रहा है। ठीक है, ईपीएस होगा कुछ, आप जो भी कमा रहे हो, 1 रुपया कमाने के लिए 2 रुपया देना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप मार्केट में 120 रुपीज दे रहे हो। ठीक है, 120 रुपीज दे रहे हो, तो कितना कमाओगे आप? आधा ही कमाओगे ना उसका, 2 टाइम्स से पी रेशियो, तो ईपीएस कितना होगा? ईपीएस आपका 60 रुपीज होगा। तो देखो ना, 60 का 2 टाइम्स 120 रुपीज। ठीक है, ये उल्टा दिया होता, एमपीएस मार्केट प्राइस दिया होता, पी रेशियो दिया होता, ईपीएस बताओ कितना होगा? तो मार्केट में 120 रुपीज है, पी रेशियो बोल रहा है 2 रुपया। ठीक है, पी रेशियो 2 रुपया, 2 टाइम समझ लो। ठीक है, तो 2 टाइम्स है, तो मैं जितना कमाऊंगा उसको मार्केट में डबल दे रहा हूँ, जितना मैं कमाऊंगा उसका मार्केट में डबल दूंगा। ठीक है, 2 टाइम्स मतलब डबल। तो ये 120 क्या है? मार्केट प्राइस है, मार्केट में 120 देना पड़ेगा, तो आप कमा कितना रहे होगे? तो डिवाइड बाय 2 कर दिया मैंने, 120 डिवाइड बाय 2 कर दिया। अब आप फॉर्मुला से करो, लॉजिक से करो। देखो लॉजिक आपको समझ गया ना, तो आपको फॉर्मुला की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सिंपल है, पी अब कुछ भी नहीं आता तो पी रेशो के नाम में उसका फॉर्मुला लिखा, प्राइस अपॉन अर्निंग, पी अपॉन ई। ठीक है, तो कितना आप लोग 1 रुपया कमाने के लिए कितना दे रहे हो, दैट इज योर पी रेशो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। देखो मार्केट प्राइस है, समझ लो मार्केट प्राइस निकालना है। ठीक है, पी रेशियो दिया हुआ है 8 टाइम्स और ईपीएस आपका दिया हुआ है 20। तो मुझे बताओ मार्केट प्राइस क्या होगा? मार्केट प्राइस क्या होगा? तो 20 रुपीज आप कमा रहे हो, मार्केट में इसका 8 टाइम्स चल रहा है, 8 टाइम्स चल रहा है, तो मार्केट में कितना रुपया देना पड़ेगा? दिस 20 रुपीज टू अर्न 20 रुपीज। तो 1 रुपया अर्न करने के लिए 8 रुपया देना पड़ रहा है, तो 20 रुपीज अर्न करने के लिए कितना देना पड़ेगा? ये 8 टाइम्स होता है ना। ये पीई रेशियो मतलब 1 रुपया कमाने के लिए आपको कितना देना पड़ रहा है, इतना आप समझ लो। तो 1 रुपया कमाने के लिए 8 रुपया देना पड़ रहा है, तो 20 रुपया कमाने के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 20 इंटू 8 160 आ जाएगा आपका मार्केट प्राइस। ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल सी बात है, कुछ है नहीं पी रेशियो में। पी रेशियो बोलता है कि 1 रुपया कमाने के लिए आपको कितना देना पड़ रहा है, कितना टाइम्स देना पड़ रहा है। सिंपल सी बात है, 1 रुपया कमाने के लिए आपको 8 टाइम्स देना पड़ रहा है, तो 20 रुपीज कमाने के लिए आपको 8 टाइम्स देना पड़ेगा। 20 इंटू 8 160, खत्म हो गया। ठीक है, तो पी रेशियो, एमपीएस और ईपीएस, ये आपको 3 चीज आ गई, तो आपका इजीली आराम से आपका ये मर्जर इक्वेशन आराम से जाएगा। ये 3 चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लूंगा जिसके थ्रू आपको सारी चीजें करा दूंगा, उसके बाद आपको मर्जर इक्वेशन आपका 80% खत्म हो गया। ठीक है, तो चलो अभी इसके मैं एग्जांपल लेता हूँ एक ब्रेक के बाद। चलो स्टार्ट करते हैं ये एग्जांपल। इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझा देने वाला हूँ, और इस एग्जांपल को करने के बाद हम लोग 60% ऑफ जो मर्जर इक्वेशन का जो क्वेश्चन है ना, सब कुछ सॉल्व कर लेंगे। इसी में मैं सब कुछ ये एक मास्टर प्रॉब्लम करके समझ लो आप, कि इसमें मैं बहुत सारी चीजें बता दूंगा आपको जो आपको मेनली मर्जर इक्वेशन में पूछा जाता है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे, देखो ध्यान से देखो, एकदम अच्छे से ध्यान से देखो। वोडाफोन लिमिटेड कंसीडर एक्विजिशन ऑफ आइडिया लिमिटेड। वोडाफोन लिमिटेड क्या बोल रहा है, एक्विजिशन करना है मुझे आइडिया लिमिटेड का। ठीक है, आगे की बात छोड़ देते हैं हम लोग, अभी इतना पता है वोडाफोन लिमिटेड बोल रहा है आइडिया लिमिटेड को खरीदना है। ठीक है, तो दोनों मर्ज हो जाएगा इन शॉर्ट। ठीक है, आइडिया लिमिटेड खत्म हो जाएगा, अब वोडाफोन रहेगा। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, वोडाफोन लिमिटेड में नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए 1 लाख है, और आइडिया में भी 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अर्निंग पर शेयर, अभी अभी हम लोग ने पढ़ा, अर्निंग पर शेयर क्या होता है, जो भी प्रॉफिट अवेलेबल होता है इक्विटी शेयर होल्डर को, उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, तो आपका आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। एक शेयर के लिए कितना कमा के दे रहा है कंपनी। ठीक है, तो 4 रुपया है। ठीक है, 4 रुपया दिया हुआ है, और नंबर ऑफ शेयर्स भी आपको दिया हुआ है। तो प्रॉफिट कितना कमाया होगा कंपनी ने, 4 लाख कमाया होगा। 1 लाख इंटू 4, 4 लाख कमाया होगा, तभी तो 4 लाख डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, 1 लाख किया होगा तो 4 रुपया होगा पर शेयर। ठीक है, तो 4 लाख कंपनी ने कमाया होगा, वो 4 लाख ओनली फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, ऐसा मान लो इस कंपनी प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, ये सब कुछ है ही नहीं, तो समझ लो कंपनी ने टैक्स देने के बाद 4 लाख कमाया, 4 लाख में से 1 लाख डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय, तो आ गया 4 रुपया ईपीएस। ठीक है, सेम वे में आइडिया में भी 1 लाख शेयर है और इसका भी ईपीएस 4 रुपया। ठीक है, तो इसने भी 4 लाख रुपया कमाया होगा। ठीक है, अब आगे देखो, प्राइस अर्निंग रेशियो दिया हुआ है, पी रेशियो, अभी भी गरम गरम पड़े हम लोग यहाँ पे। ये इसका पी रेशियो क्या है, 20 टाइम्स है, और इसका 5 टाइम्स है, मतलब कि 1 रुपया कमाने के लिए आपको 20 टाइम्स मनी देना पड़ेगा। तो ये कंपनी कमा के कितना दे रही है, एक शेयर के पीछे 4 रुपया कमा के दे रही है, तो 20 टाइम्स देना पड़ेगा। अगर तुमको 4 रुपया कमाना है तो 4 का 20 टाइम्स मतलब 80 रुपीज। ठीक है, 20 टाइम्स देना पड़ेगा। तो या तो फिर ऐसा समझ लो कि
4 का 20 टाइम्स मार्केट में चल रहा है, ठीक है, 4 का 20 टाइम, ईपीएस का 20 टाइम, तो ईपीएस में आप पी रेशियो का तड़का मार दो तो आपका मार्केट प्राइस आ जाएगा। वैसे इसका मार्केट प्राइस क्या होगा, 4 रुपीज अर्निंग पर शेयर है और 5 टाइम्स से मार्केट में चल रहा है, ठीक है। पी रेशियो क्या बोलता है, कितना टाइम्स मार्केट में प्राइस तुम्हारा चल रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात है, लॉजिक समझ गया आपको। 1 रुपया कमाने के लिए कितना देना पड़ रहा है, तो 5 टाइम्स देना पड़ रहा है, ठीक है। तो 4 रुपया कमाने के लिए कितना देना पड़ेगा, 4 इंटू 5 टाइम्स, ठीक है। तो 20 रुपीज इसका मार्केट प्राइस है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो चलो अब मार्केट प्राइस की बात ही कर रहे हैं तो मार्केट प्राइस हम लोग निकाल ही लेते हैं अब, ठीक है। चलो देखो, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस अगर निकालना तो मैं क्या करूंगा, जो ईपीएस है, जो अर्निंग पर शेयर है, उसका उसका कितना टाइम चल रहा है मार्केट में, तो इंटू पी रेशियो कर दूंगा, ठीक है। तो फॉर्मूला देख रहे हो आप, लॉजिक आपको पता है तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक आप लिख पा रहे हो, ठीक है। अगर ये भी नहीं लिख पाते तो आपने क्या किया, 4 में 20 मल्टीप्लाई करो, तो 4 क्या है, एपीएस है, 20 क्या है तुम्हारा पी रेशियो, ठीक है। तो ईपीएस इंटू पी रेशियो खत्म हो गया, ठीक है। फॉर्मूला तो ऐसे ही बनता, यही तो लिखना रहता है और यही लिखोगे आप एग्जाम में। देखो जिस पर मैं ऐसा कुछ मेरे को पता नहीं कि मैं कैसा प्रेजेंटेशन करने वाला यहाँ पे, अभी मैं करते जाऊंगा ऑटोमेटिक आंसर रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज प्रोफेशनल एग्जाम, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है आयशा का सेम टू सेम आपको मटेरियल का क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करना है तो मार्क्स मिलेगा, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट कहीं पे लिखा हुआ नहीं, ठीक है। आप अपने हिसाब से प्रेजेंट करो, आंसर आपका राइट होना चाहिए। कोई प्रोफेशनल एग्जाम है, कोई आलतू फालतू एग्जाम नहीं है जिसमें आपको जो रट्टा मार के आ जाओ उसे सेम टू सेम स्टेप बाई शब्द, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। आपको जो चीजें 4 चीजें पूछा है तो 4 चीजें आप निकालो, आप ऐसे निकालो ऐसे निकालो, आपका आंसर राइट आना चाहिए, बस ये फाइनल होना चाहिए। अगर पूछ रहा है प्रोजेक्ट, आप समझ लो कैपिटल बजटिंग क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें तुमको पूछ लिया कि प्रोजेक्ट वायबल है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, वो आंसर जो प्रॉफिट एंड लॉस जो भी आ रहा है वो आपका सेम मैच होना चाहिए, ठीक है। आप कैसे भी करके लेके आओ। तो ये आंसर प्रेजेंट करने का तरीका, प्रेजेंट अच्छे मतलब ऐसा भी नहीं बोला कि कुछ भी लिख दो, ठीक है। प्रेजेंट करो अच्छे से, अभी देखो ना मैं प्रेजेंट करूंगा, आपको ऐसे ही करना है प्रेजेंट एग्जाम में, और कुछ जरूरी नहीं ऐसा का मतलब, बस आंसर आपका राइट होना चाहिए, ठीक है। चलो अब देखो, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना, थियरी थोड़ी ना। अब देखो मार्केट प्राइस में ईपीएस में पी रेशियो का तड़का मार दिया तो आपका क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे बताओ वोडाफोन का अगर मुझे निकालना है, वोडाफोन का मार्केट प्राइस अगर निकालना है मुझे, तो ईपीएस कितना है इसका, 4 रुपये, और मार्केट में 20 टाइम्स चल रहा है तो इसका मार्केट प्राइस आ जाएगा ₹80, ठीक है। अब देखो एग्जाम में ना कुछ लोग ये साइन वाइन नहीं लगाते, साइन वाइन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट, पता कैसे चलेगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, यहाँ पे आपको मार्क्स कट सकता है, फिर आप बोलोगे सर मैंने प्रेजेंट तो किया था मार्क्स नहीं मिला, तो ये सब इश्यू है ना। मार्केट प्राइस ऑफ आइडिया, ठीक है। अब देखो इसका भी 4 रुपीज़ है ईपीएस, और बट इसका 5 टाइम्स चल रहा है मार्केट में, ठीक है। तो ये आ जाएगा 20 रुपीज़, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो आपको पता चला दोनों का मार्केट प्राइस आपने निकालना है। सर आपने मार्केट प्राइस क्यों निकाला, बताता हूँ बेटा, टेंशन मत ले। मार्केट प्राइस ये हो गया, इसका 80 रुपीज़ हो गया, ये हमने अलग से निकाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और इसका ₹20, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब वोडाफोन ने बोला था मुझे आइडिया लिमिटेड को खरीदना, ठीक है। अब आप सिंपल से मुझे एक बात बताओ, आप जब भी किसी को खरीदने जाओगे तो दिमाग के अंदर क्या क्वेश्चन आता है, तुम्हारा वैल्यू बताओ, तुम्हारा क्या प्राइस है, बताओ क्या प्राइस है, यही बोलते। तो प्राइस तो मैंने निकाला, आइडिया को अगर मुझे खरीदना है तो आइडिया का प्राइस तो निकालना पड़ेगा ना। तो बट ये प्राइस तो एक शेयर का, ये प्राइस तो एक शेयर का, तो मुझे तो पूरा आइडिया ही खरीदना है। अब आपको पूरी कंपनी खरीदनी है तो पूरे कंपनी के शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। तो इस कंपनी में शेयर्स कितना है, इस कंपनी में लोग कितने, 1 लाख शेयर्स हैं, और एक एक शेयर का वैल्यू कितना है, 20 रुपीज है, 20 रुपीज है, ठीक है। तो टोटल कंपनी की वैल्यू क्या हो गई, तो चलो अब हम लोग निकालते हैं। चलो देखो, मार्केट एकदम आराम से करेंगे, ठीक है, विदाउट कोई टेंशन, आराम से हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो देखो, मार्केट वैल्यू ऑफ आइडिया को खरीद रहे हैं ना, तो आइडिया लिमिटेड, देखो सिंपल सी बात है, इसका नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स है, और एक एक शेयर का मार्केट वैल्यू इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है। ये हो गई बात। अब देखो नंबर ऑफ शेयर्स, आइडिया लिमिटेड में नंबर ऑफ शेयर्स कितने, देखो यहाँ पे 1 लाख शेयर्स है, और एक एक शेयर का मार्केट प्राइस कितना है मार्केट में। अब तो मार्केट में जो वैल्यू वो चल रहा है वही लेंगे ना। अब स्टार्ट में क्या था वो सब छोड़ो, आज मार्केट में करंट वैल्यू क्या चल रहा है वो उसकी वैल्यू है, ठीक है, वो उसका करंट वैल्यू। तो 20 रुपीज चल रहा है एक एक शेयर का, और 1 लाख शेयर है, तो 1 लाख इंटू 20, तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके 1 लाख हो गए, ठीक है, और ₹20 मार्केट प्राइस है, ठीक है।
तो इसका टोटल वैल्यू आप मुझे बता दो, तो 20 लैक्स है इसका टोटल वैल्यू, ठीक है। इतनी बात समझ में आती? यस सर, आपने सही बताया कि इसकी वैल्यू 20 लैक्स है, ठीक है। तो क्या अगर वोडाफोन को इसको खरीदना है तो 20 लाख रुपीज दे दूंगा तो खरीद लूंगा मैं इसको? हाँ सर, इसको कैश दे दो, खत्म करो बात। नहीं नहीं, कैश नहीं दूंगा मैं। क्यों नहीं दूंगा? बार्टर ट्रांजेक्शन सुना है ना, गेहूं दो चावल लो, ऐसा। तो यहाँ पे भी मैं बार्टर ट्रांजेक्शन करूंगा, मैं इसको 20 लाख कैश नहीं दूंगा, सिंपल सी बात है। देखो अब क्यों नहीं, देखो ना, अलग अलग थ्रू मर्जर होता है, कैश देके भी निपटा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास दूसरा ऑप्शन है तो वो ऑप्शन लेता ना, कैश देने की जरूरत नहीं। अब देखो सिंपल है, कौन खरीदने जा रहा है? वोडाफोन लिमिटेड खरीदने जा रहा है, ठीक है। वोडाफोन खरीदने जा रहा है, देखो यहाँ पे देखो वोडाफोन खरीदने जा रहा है, ठीक है। वोडाफोन का मार्केट प्राइस क्या है पर शेयर? मार्केट प्राइस पर शेयर क्या है? देखो ₹80 है। देखो यहाँ पे मैंने निकाला था, वोडाफोन का मार्केट प्राइस पर शेयर कितना? ₹80 है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती। तो वोडाफोन क्या बोलेगा, मेरे एक शेयर का वैल्यू ₹80, ठीक है। मेरे एक शेयर का वैल्यू ₹80, तुमको मुझे कितना देना है? तुमको मुझे 20 लैक्स देना है, ठीक है। तुमको मुझे 20 लैक्स देना है, इतनी बात समझ में आती। तो मुझे उसका एक शेयर खरीदना है, तो मैं उसको कितना दूंगा? उसका उसका ये समझ लो, मुझे उसको 20 लाख रुपीज देना है, ठीक है। तो मैं अपना अपना वोडाफोन लिमिटेड बोलेगा मेरे एक शेयर का वैल्यू ₹80 है, ठीक है। तो एक शेयर अगर मैं दे देता हूँ अपना, तो ₹80 भुगतान हो गया, ठीक है। दो शेयर दे दिया तो ₹160 गया, तीन शेयर दिया तो ₹240, ठीक है। ऐसे ऐसे करके मैं वोडाफोन लिमिटेड अपने कितने शेयर उसको दे दूं, सो दैट 20 लैक्स मैं उसको पेमेंट कर दूं, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, देखो मुझे तुझे 20 लैक्स देना है, ठीक है, 20 लैक्स देना है, और मेरे एक शेयर का वैल्यू ₹80 है, ये ₹80, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं तुझे 20 लैक्स डिवाइड बाई 80,000, 20 लैक्स डिवाइड बाई 80 रुपीज, ठीक है। तो मैं तुझे अपने 25,000 शेयर्स दे दूंगा। मैं तुझे वोडाफोन लिमिटेड बोल रहा है, ध्यान से सुनो, मैं वोडाफोन लिमिटेड अपने शेयर्स तुझे दे दूंगा। कितने शेयर्स दूंगा? 25,000 शेयर्स दूंगा, तेरा 20 लाख रुपया खत्म, ठीक है। मैं अपने एक 25,000 शेयर्स दे दूंगा तुझे, रुपीज नहीं, सॉरी यहाँ पे रुपीज नहीं आएगा, ठीक है। 25,000 शेयर्स है ना, 25,000 शेयर्स, तो मैं अपने 25,000 शेयर्स दूंगा, सो दैट मैं तेरा ये 20 लाख रुपया का भुगतान करूं और तेरी कंपनी मेरी हो जाए, ठीक है। तो मैं 25,000 शेयर्स दूंगा, तो क्या ये पूरी कंपनी मेरी हो जाएगी? हाँ मेरी हो जाएगी, ठीक है। सिंपल सी बात है, देखो सिंपल। अब देखो एक और चीज आपको बताता हूँ, मुझे बताओ ये 20 लैक्स आया कैसे था? 20 लैक्स कैसे आया था? तो ए लिमिटेड, सॉरी ए लिमिटेड नहीं, आइडिया लिमिटेड, आइडिया का 1 लाख शेयर्स था, 1 लाख शेयर्स था, और एक शेयर का वैल्यू 1 लाख शेयर्स था, और एक शेयर का वैल्यू ₹20 था, ठीक है, ₹20 था। तो ये 20 लैक्स आया था, इतनी बात समझ में आती? ये सर इतनी बात समझ में आती। ऊपर 20 लैक्स हो गया और नीचे डिवाइड बाई 80 किया, क्यों? क्योंकि मेरे एक एक शेयर का वैल्यू ₹80 है, मेरे एक एक शेयर का वैल्यू ₹80, ठीक है। ये बात समझ में आती है? इतनी बात समझ में आती? यस सर। इसका मतलब अगर मैं देखा जाए ना, तो सिंपल सी बात है, उसके एक शेयर का वैल्यू ₹20 है, उसके एक शेयर का वैल्यू ₹20, कौन? उसका कौन? आइडिया। और वोडाफोन के एक शेयर का वैल्यू ₹80, ठीक है, ₹80। मुझे इसके 1 लाख शेयर्स खरीदने हैं, मुझे इसके 1 लाख शेयर्स खरीदने हैं, ठीक है। अगर मैं इसके 1 लाख शेयर्स खरीद लेता हूं तो क्या ये पूरी कंपनी मेरी हो जाएगी? हाँ, 1 लाख शेयर्स खरीदना के मतलब और एक शेयर का वैल्यू ₹20, ठीक है। तो 1 लाख शेयर्स खरीदना, एक शेयर का वैल्यू ₹20 मतलब 20 लाख उसको देना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती? अब एक शेयर खरीदना है, समझ लो, अगर मैं इसके एक शेयर का वैल्यू ₹20, बट मेरे एक शेयर का वैल्यू ₹80, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है? तो मैं उसके अगर एक शेयर खरीदना है, एक शेयर खरीदना है, एक शेयर उसका ₹20 का, तो मैं अपने एक शेयर उसको दे दूंगा क्या? बताओ। अगर मुझे उसका एक शेयर खरीदना है तो मैं अपने एक शेयर पूरा दे दूंगा। अरे उसके एक शेयर का वैल्यू ₹20 है, मेरे एक शेयर का वैल्यू ₹80। देखो, तो मुझे अपना कितना शेयर उसको देना चाहिए टू बाय 1 शेयर ऑफ आइडिया लिमिटेड? मुझे अपना कितना शेयर उसको देना चाहिए टू बाय 1 शेयर ऑफ आइडिया लिमिटेड? देखो सिंपल सी बात है, मेरे एक शेयर का वैल्यू ₹80, ठीक है। तो समझ लो ये मेरा एक शेयर है, ठीक है, एक शेयर है समझ लो। तो पूरा का पूरा एक शेयर मैं उसको दे दूं अपना? अरे पूरा एक शेयर का वैल्यू ₹80 भाई, उसके एक शेयर के बदले तुम अपना एक शेयर पूरा मत दो। तुम्हारे शेयर का वैल्यू ₹80, उसके शेयर का वैल्यू ₹20, तुम अपना पूरा एक शेयर दे दोगे तो ₹80 दिए तुम उसको, तो एक मत दो। कितना दोगे सर? तो 1/4 पार्ट दूंगा ना, 1/4 पार्ट दूंगा, छोटा सा शेयर्स का इतना छोटा सा पार्ट दूंगा, ठीक है। समझ लो इतना पार्ट दूंगा, इतना पार्ट सर आप दे दोगे उसको,
ऐसा फाड़ के दोगे क्या, शेयर्स में से इतना सा फाड़ के दोगे क्या, हाँ उतना सा फाड़ के दूंगा, तो उसका एक शेयर मेरा हो गया। ऐसे मैं इसको 4 टुकड़ा दूंगा, मतलब एक अपना एक शेयर दूंगा ना तो उसके 4 शेयर में ले लूंगा। इतनी बात समझ में आती है, क्योंकि यहाँ पे 80 रुपया का मेरा एक शेयर है, उसके एक शेयर का वैल्यू 20 रुपये, तो मेरे एक शेयर से लड़ाई करने के लिए उसके 4 शेयर खड़े होने चाहिए यहाँ पे, तब जाके मुकाबला बराबर होगा। देखो ना यहाँ पे, अब ये 80 रुपये के बराबर हुआ, 80 रुपये का हुआ, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो मुझे इतनी बात समझ में आई कि उसके 4 शेयर के बदले, उसके 4 शेयर के बदले मैं अपना एक ही शेयर दूंगा, ठीक है। उसके 4 शेयर में खरीद रहा हूँ तो मैं अपना एक शेयर उसको दूंगा। 4 शेयर आया 80 रुपये का, तो एक शेयर दिया 80 रुपया गया, ठीक है, समझ में आ गया। वैसे उसके 8 शेयर खरीदने तो 2 रुपया, दो शेयर दूंगा मैं अपने, ठीक है। 16 शेयर तो 3, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके मेरे को पूरे उसके 1 लाख शेयर खरीदने हैं ना, तो मैं उसको 25,000 शेयर दूंगा। ये 25,000 तो मैंने निकाला था ऊपर, यहाँ पे 25,000 ये निकाला था ना, 25,000 यहाँ पे यही तो निकाला था, ठीक है। इतनी बात समझ में आती। तो मुझे ये बात सर आप बताना क्या चाह रहे हो वो बताओ। देखो मैं बताने चाह रहा हूँ कि उसके 4 शेयर के बदले, उसके 4 शेयर के बदले मैं अपना एक शेयर दे रहा हूँ, ठीक है। तो 1:4 का रेशियो, 1:4 का रेशियो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब 1/4 करो, 1:4 मतलब क्या होगा, 0.25 होगा ना, 0.25, दैट इज इक्वल टू 0.25। तो इसका मतलब उसके एक शेयर के बदले मैंने अपना कितना शेयर दिया, 0.25 शेयर दिया मैंने। अभी तो यहाँ पे ऊपर बताया था, ये देखो ना, पूरे शेयर में से इतना सा पार्ट दे रहा हूँ, तो 0.25 0.25 0.25 जोड़े तो एक शेयर होता है। तो इतना मुझे पता चला कि मेरे एक शेयर को लड़ाई करने के लिए उसके 4 शेयर से रहने चाहिए, ठीक है। तो ये पता चला, ये रेशियो आ गया वहां से 4:1:4 का। तो 4 शेयर के बदले एक शेयर, ठीक है, 4 शेयर के बदले एक शेयर, तो एक शेयर के बदले कितना दूंगा मैं अपना, तो मैं अपना एक क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो भी आ जाएगा, ठीक है। 1:4 वही होगा, 0.25 शेयर दूंगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अब ये मुझे पता चला 0.25 शेयर, मैं अपने 0.25 शेयर दूंगा उसके एक शेयर के बदले। तो मैं पूछूंगा ना, भाई तेरे शेयर बता, तेरे शेयर कितने टोटल, 1 लाख शेयर से, तुझे ही तो खरीदना है, तेरे 1 लाख शेयर से, तो चल 1 लाख शेयर तेरे हैं, इसको खरीदना है, मैं अपना 0.25 शेयर दूंगा, तो टोटल मैं तुझे अपने 25,000 शेयर दूंगा। एक ये तरीका हो गया निकालने का, ठीक है। इतनी बात समझ में आती। अब मुझे, अब ये मैं मुझे ऊपर आपको बता रहा था, ये देखो यहाँ पे पूरी कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई। मुझे टोटल उसको 20 लैक्स देना था, ठीक है, 20 लैक्स देना था, क्योंकि उसके पास 1 लाख शेयर से और 20 रुपये उसके एक शेयर का वैल्यू, 20 लैक्स देना था, ठीक है। तो एक मेरे एक शेयर का वैल्यू 80 रुपये, मैं उसको पैसा तो दे नहीं रहा हूँ, अपने अपने शेयर्स दे रहा हूँ, तो डिवाइड बाय मैंने 80 कर दिया, तो मेरा आ गया टोटल 25,000 शेयर्स, मुझे पता चल गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये 20/80, ये 20/80 ये क्या है, क्या है ये, करो साइड में, इसको लेके आ जाओ। 20/80 ये 1/4 ही तो है, 1/4 ही तो है, ये 1:4 ही तो है, ये जो मैं यहाँ पे आपको बताया यहाँ पे, ये 1:4 ही तो है, ठीक है। इतनी वैसा 0.25 शेयर्स, तो ये 0.25 शेयर्स हुआ, ये 0.25 शेयर्स हुआ इंटू 1 लाख शेयर्स। यहाँ पे देखो मैंने बताया आपको, ये 0.25 शेयर्स इंटू 1 लाख शेयर्स, 25,000 शेयर्स आ गए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो जब ये क्या चीज होती है पता है, ये क्या चीज होती है, इसको बोलता है स्वैप रेशो। कभी भी एग्जाम में आपको पूछेगा स्वैप रेशो क्या होता है, ये मैं आपको तब से स्वैप रेशो बताने की कोशिश कर रहा था कि इसको स्वैप रेशो बोलते हैं। अभी देखो ये स्वैप रेशो क्या होता है कि मुझे तेरे शेयर खरीदने और अपने शेयर दे रहा हूँ, ठीक है, तो स्वैपिंग हो रहा है, स्वैपिंग हो रहा है। तो तेरे एक शेयर के बदले मैं अपना कितना शेयर दूं, वो ये बताता है, वही ये बता रहा है, ठीक है, वही ये बता रहा है। अब ये 20 रुपीज का है, मुझे एक बात बताओ, मार्केट प्राइस है, किसका मार्केट प्राइस है, सामने वाले कंपनी का, ठीक है, जिसको मैं खरीद रहा हूँ। और ये 20 रुपीज का है, मेरा मार्केट प्राइस है, जो खरीद रहा है, ठीक है। तो जो जिसको मैं खरीद रहा हूँ वो मेरा टारगेट है, तो मार्केट प्राइस ऑफ इसको बोलूंगा टारगेट, ठीक है। और जो खरीद रहा है उसको एक्वायरर बोलेंगे, इसको बोलेंगे मार्केट प्राइस ऑफ एक्वायरर, ठीक है, मार्केट प्राइस ऑफ एक्वायरर। अब ये 1 लाख शेयर से, 1 लाख शेयर थे किसके, तो ये तो आपको पता है। ये अब देखो, आपको स्वैप रेशो ना, ये इतना ही स्वैप रेशो है, 20/80 है ना, ये आपका ये स्वैप रेशो है, स्वैप रेशो, ठीक है। तो जो स्वैप रेशो आएगा, मतलब कि सामने वाले कंपनी के एक शेयर के बदले जो एक्वायरर कंपनी वो अपना इतना शेयर दे रहा है, ठीक है। तो ये 20/80 1:4 0.25 आया था, मतलब उसके एक शेयर के बदले में अपना 0.25 शेयर दे रहा हूँ। अब बता तेरे शेयर्स कितने, 1 लाख शेयर खरीदने तेरे, तो 1 लाख इंटू 0.5, तो 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया, आगे 0.5, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्वैप रेशो का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आपको यहाँ पे फॉर्मुला रट्टा मारने की जरूरत पड़ी। देखो 20 मैंने बता दिया क्या था, मार्केट प्राइस ऑफ टारगेट लिमिटेड, फॉर्मुला स्वैप रेशो का, मार्केट प्राइस ऑफ टारगेट लिमिटेड डिवाइड बाय मार्केट प्राइस ऑफ एक्वायरर लिमिटेड, खत्म हो गया, ठीक है। ये आपका स्वैप रेशो का फॉर्मुला है, तो इसी को स्वैप रेशो बोलेंगे, ठीक है। अभी सब अच्छे से डिटेल में आपको लिख के दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट समझो एक बार।
तो स्वैप रेशो आया कहाँ से वो आपको समझ में आ गया, ठीक है। कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, वोडाफोन लिमिटेड को खरीदना था, ठीक है। सॉरी, वोडाफोन लिमिटेड को खरीदना है, किसको, आइडिया लिमिटेड को। आइडिया लिमिटेड का नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 1 लाख, एक शेयर का वैल्यू कितना है 20, तो मुझे टोटल पैसा कितना देना पड़ेगा, 20 लाख। अब 20 लाख देना पड़ेगा, मैं पैसा दूंगा नहीं, ठीक है, तो मेरे एक शेयर का वैल्यू 80 रुपया, तो मैं अपने शेयर्स दे दूंगा। तो 20 लाख डिवाइड बाई 80 कर दो, 25,000 शेयर्स आ गए, खत्म हो गए बात, ठीक है। 20 लाख अब आया कैसे, तो 1 लाख शेयर से उसके, और 20 रुपीज था एक शेयर का वैल्यू, डिवाइड बाई 80 कर दिया तो मेरा आ गया 25,000। 20 डिवाइड बाई 80 जो यहाँ पे साइड में हुआ ना, इसी को स्वैप रेशो आप बोलोगे, ठीक है। ये आपका हो गया स्वैप रेशो, मार्केट प्राइस ऑफ टारगेट लिमिटेड, मार्केट प्राइस ऑफ एक्वायर्ड लिमिटेड, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये आपको समझ में आ गया, अब समझ लो ये तो डिसाइड हो गया, 25,000 शेयर्स देंगे उसको, खत्म हो गया बात, ठीक है। तो वो आइडिया लिमिटेड को मैंने खरीद लिया, ठीक है। अब खरीदने के बाद जब नया नया बनेगा क्या, अब नया कंपनी बन जाएगा, न्यू कंपनी बन जाएगा वोडाफोन लिमिटेड, तो न्यू कंपनी वोडाफोन लिमिटेड, ठीक है, वोडाफोन। अब इसमें इसमें आइडिया आ चुका है, अंदर आ चुका है, ठीक है, वोडाफोन लिमिटेड। तो इसको बोलेंगे आफ्टर मर्जर, ठीक है, आफ्टर मर्जर। अब एग्जाम में आपको ना कुछ चीजें पूछेगा, आफ्टर मर्जर क्या क्या होता है। देखो, आफ्टर मर्जर कुछ कैलकुलेशन जिससे पता चलेगा दोनों बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, वो चेक करना रहता है, ठीक है। तो आफ्टर मर्जर, अब मैं देखूंगा आफ्टर मर्जर अर्निंग क्या हो रहा है वोडाफोन लिमिटेड का। तो अब वोडाफोन की अकेले की कमाई नहीं है, आइडिया की कमाई भी ऐड हो जाएगी, दोनों, ठीक है, साथ में ऐड हो जाएगी। तो मुझे एक बात बताओ, वोडाफोन लिमिटेड पहले कितना कमाता था, देखो, वोडाफोन 1 लाख शेयर्स थे, 4 रुपया पर शेयर कमा रहा था, तो 4 लाख कमाता था। आइडिया भी 1 लाख शेयर से 4 रुपया पर शेयर कमा रहा था, तो 4 लाख आइडिया भी कमा रहा था, ठीक है। तो अब दोनों मर्ज हो गए, ठीक है, दोनों मर्ज हो गए, खरीद लिया ना उसको। तो अब जब ऐड हो गए दोनों, तो अर्निंग भी दोनों की ऐड हो जाएगी। तो मुझे बताओ, अर्निंग, न्यू अर्निंग, ठीक है, न्यू अर्निंग बोलो, या अर्निंग्स आफ्टर मर्जर। आफ्टर मर्जर अगर मैं अर्निंग पूछूं, तो वोडा का प्लस आइडिया का दोनों का ऐड हो जाएगा। तो इसका 4 लाख प्लस इसका 4 लाख। सर 4 लाख कहाँ से है, तो बताया था ना अभी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों का, 1 लाख शेयर था, 4 रुपया 4 रुपया, ठीक है, 4 4 लाख, ठीक है। तो ये 8 लाख रुपया हो गया इसका अर्निंग, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ शेयर्स अब वोडाफोन में कितने हो गए, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर, देखो, तो वोडाफोन में ओल्ड शेयर्स कितने थे पहले, ओल्ड शेयर्स कितने थे, 1 लाख शेयर्स तो थे ही, वो ओल्ड। और अभी जब इसको खरीदा आइडिया को, तो और 25,000 शेयर्स दिया ना आइडिया को। तो आइडिया, अब तुम साइड में देखो, आइडिया वाले लोग बैठे हुए ना तुम्हारे कंपनी में आके, तो ये लोग फ्री में थोड़ी बैठे हुए, ये जो 1 लाख शेयर होल्डर थे उनको क्या किया तुमने, 25,000 नए शेयर दिए, तो अब ये तुम्हारे कंपनी में आके काम कर रहे हैं, ठीक है। तो और 25,000 लोगों को अपने साथ जोड़ लिया आपने, तो 25,000 शेयर्स और तुमने दिया, ठीक है, और तुमने नया 25,000 शेयर्स इशू किया। ये इशू किया तभी ना, तो उसको कंसिडरेशन पेमेंट हुआ। तो ये 25,000 शेयर्स, और तो नए शेयर, नए टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 1,25,000। इतनी बात समझ में आती। तो मेरे पास अर्निंग से, आफ्टर मर्जर में कमा रहा हूँ 8 लाख रुपया, ठीक है, क्योंकि दोनों की अर्निंग ऐड हो गई। आफ्टर मर्जर मेरा शेयर्स हो गए 1 लाख नहीं, 1 लाख और 25,000 और ऐड हो गए, तो 1,25,000 शेयर्स हो गए। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ईपीएस आफ्टर मर्जर निकाल सकता हूँ, बताओ, ईपीएस आफ्टर मर्जर निकाल सकता हूँ। ईपीएस कैसे निकाल, जो टोटल अर्निंग है, जो भी टोटल प्रॉफिट है, उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर से। तो टोटल प्रॉफिट क्या था, 8 लाख है। अब आफ्टर मर्जर वाला आप सब लेना, हाँ ठीक है, आफ्टर मर्जर 8 लाख है, और ये 8 लाख बटेगा किस में, 1,25,000 लोगों में बटेगा। तो आफ्टर मर्जर अगर मैं बात करूं अर्न ईपीएस की, तो 8 लाख का टोटल अर्निंग है, ठीक है, डिवाइड में नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 1,25,000 शेयर है। तो ये 8 लाख डिवाइड बाय 1,25,000, तो ये हो जाएगा रुपीज 6.4 पर शेयर, ठीक है। इतनी बात समझ में आती, चलो धैर्य रखो। ईपीएस आफ्टर मर्जर मुझे पता चल गया 6.4 है पर शेयर, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा मैं मान लेता हूँ पी रेशियो में कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, तो पी रेशियो जो वोडाफोन का था ना, वो सेम का एज इट इज है, 20 टाइम्स ही है, ठीक है। तो जब मेरा ईपीएस ही चेंज हो गया, तो क्या मेरा मार्केट प्राइस भी नहीं चेंज हो जाएगा, मेरा पी रेशियो सेम है, ठीक है, पी रेशियो नो चेंज इन पी रेशियो। तो पी रेशियो में अभी लिख देता हूँ, चेंज होगा तो अलग बात है, ठीक है, बोलेगा एग्जाम में बोलेगा, और क्वेश्चन भी करेंगे ना हम लोग बहुत सारे, उसमें भी बताएगा कि हुआ है कि नहीं हुआ है। तो 20 टाइम्स ही है। तो देखो, अब मर्जर होने के बाद तुम्हारा ईपीएस हो गया 6.4, ईपीएस हो गया 6.4, ठीक है।
और 20 टाइम्स पीई रेशियो, तो मार्केट में वैल्यू अब चेंज हो जाएगा। 6.4 का 20 टाइम्स, ठीक है। पहले क्या था, पहले तो आपका ईपीएस 4 रुपया था, तो 4 का 20 टाइम्स था मार्केट में, ठीक है, तो 80 रुपीज हुआ था मार्केट प्राइस। बट अभी ईपीएस ही चेंज हो गया, अब ईपीएस 6.4 है, तो 6.4 का 20 टाइम्स, ठीक है। तो अब तड़का वही मारोगे ना। तो अब मार्केट प्राइस अगर मुझे निकालना है, मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर मर्जर, तो आप क्या बोलोगे, जो भी ईपीएस है उसमें पी रेशो का क्या तड़का मार दो, ठीक है। तो पी रेशो का मैंने तड़का मार दिया, तो ईपीएस मेरा क्या है, अभी तो चेंज हो गया, ईपीएस 6.4 हो गया इंटू 20 टाइम्स। तो अब मैं मार्केट में बताऊं 6.4 इंटू 20, तो अब मेरी वैल्यू हो गई मार्केट में 128। देखो मेरा मार्केट प्राइस बढ़ गया ना, ये बेनिफिट हो गया। देखो जो यहाँ पे अगर मैं बताऊंगा सब बेनिफिट गेन लॉस सब निकालेंगे, वोडाफोन का भी आइडिया का भी सब निकालेंगे। अभी के लिए आप देखो कि इसका मार्केट प्राइस 80 था, बट 80 से जंप होके क्या हो गया 128 हो गया, ठीक है, वोडाफोन लिमिटेड का। अब नेक्स्ट चीज देखो, इतनी बात आपको समझ में आ गई, ये सर इतनी बात समझ में आ गई। तो अब मैं अगर टोटल मार्केट वैल्यू पूछूं, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल मार्केट वैल्यू आफ्टर मर्जर, तो एक टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है मल्टीप्लाई कर दो आपके मार्केट प्राइस पर शेयर से, तो एक शेयर का वैल्यू 128 है, और आफ्टर मर्जर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 1,25,000 है ना। अभी भी तो ऊपर निकाले थे 1,25,000 शेयर्स है ना। देखो आफ्टर मर्जर पहले 1 लाख थे और 25,000 ऐड हो गए, ये सब आफ्टर मर्जर वाला कैलकुलेशन है, ठीक है। तो 1,25,000 इंटू 128, तो ये हो गया 1,60,00,000, ठीक है। इतनी बात समझ में आती, ठीक है सर, इतनी बात समझ में आती। अब आ रहा है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका, इक्विवेलेंट ईपीएस वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। इक्विवेलेंट ईपीएस वाला कॉन्सेप्ट, ये ध्यान से देखो, यहाँ पे बहुत गोची करते हैं, बहुत बहुत मिस्टेक करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट लोग, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो अभी इसको। अब मुझे एक बात बताओ, इक्विवेलेंट ईपीएस का कॉन्सेप्ट अपन समझने जा रहे हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट ईपीएस आइडिया लिमिटेड में मैं था, ठीक है, मैं आइडिया लिमिटेड में था, समझ लो उस टाइम पे मैं प्रेजेंट था आइडिया लिमिटेड में, ठीक है। तो मैंने अपने जो भी मतलब बॉस लोग थे वो लोग से पूछा कि यार वोडाफोन वाला खरीद के गया, एक ही शेयर दिया मुझे। तो मेरा बॉस बोलता है बेटा देख, तेरे पास कितना शेयर था। मैं बोला मैं एग्जैक्टली आपके कंपनी में 4 शेयर होल्ड करता था, ठीक है। तो उसने बोला कि तू 4 शेयर होल्ड करता था ना आइडिया लिमिटेड में, तो मुझे बता एक शेयर का वैल्यू कितना था तेरा। तो उसने बोला मैंने बोला एक शेयर का वैल्यू मेरा 20 रुपया था। तो उसने बोला तेरे पास 4 शेयर थे, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी तेरे शेयर्स की। मैंने बोला 20 इंटू 4, 80 रुपीज़, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, मेरे शेयर का वैल्यू 80 रुपया था। तो उसने बोला उसने तेरे को कितना शेयर दिया, वोडाफोन जब खरीदना है आइडिया को तो कितना शेयर दिया एक शेयर के पीछे। मैंने बोला 0.25। तो तेरे चार चार शेयर के पीछे तेरे को कितना शेयर दिया उसने। मैंने बोला मेरे को एक ही शेयर दिया 4 शेयर के बदले, वही ऊपर हम लोग ने पढ़ा ना 4 शेयर के बदले 1 शेयर दे रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला यार 1 शेयर दिया गलत बात है। तो उसने बोला गलत बात क्या है, उसके 1 शेयर का वैल्यू 80 रुपये, तेरे 4 शेयर का वैल्यू 80 रुपये, तो उसने तेरे को अपने 1 शेयर दिया, तो कोई तकलीफ की बात होनी चाहिए तेरे को। मैंने बोला यार नहीं, आई एम सेटिस्फाइड, कोई तकलीफ की बात नहीं। तो उसने मेरे को ऐसे समझाया, ठीक है। तो चलो मैं समझ गया, यहाँ पे मेरे पास 4 शेयर था और यहाँ पे वोडा लिमिटेड ने मुझे 1 शेयर दिया, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो जब मैं मर्ज हो गया, जब मैं इधर पे आ गया, तो मुझे 4 शेयर की जगह वोडा ने 1 शेयर दिया, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बात करते हैं। अब मैंने एक और क्वेश्चन किया अपने बॉस से, यार जब मैं आइडिया में था तो एक शेयर के पीछे मैं 4 रुपया कमाता था। एक शेयर के पीछे ईपीएस 4 रुपया था ना, 4 रुपया था ना ईपीएस। तो मेरे पास 4 शेयर हुआ करते थे, तो मैं 16 रुपया कमा रहा था, ठीक है, मैं 16 रुपया कमा रहा था, ठीक है। लेकिन जब मर्ज हो गया लेकिन जब मर्ज हो गया तो अब वोडाफोन बन गई, और वोडाफोन में है मेरे पास एक ही शेयर, मेरे पास है एक ही शेयर, ठीक है, 4 शेयर के बदले एक ही शेयर। और वोडाफोन में अगर आफ्टर मर्जर में ईपीएस चेक करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ईपीएस अगर आफ्टर मर्जर में देखो तो 6.4 रुपीज है पर शेयर। तो मुझे यहाँ पे ईपीएस 6.4 ही रुपीज मिल रहा है, मेरा टोटल अर्निंग 6.4 ही है। ईपीएस आफ्टर मर्जर पर शेयर 6.4 है, तो एक ही तो शेयर है, पर शेयर क्या एक ही शेयर है मेरे पास। वहां पे 4 शेयर हुआ करते थे, मैं अर्निंग करता था, मैं कमाता था, ये मेरी अर्निंग हुआ करती थी, ठीक है, 16 रुपया। बट यहाँ पे अर्निंग मेरी 6.4 है, ठीक है। या फिर ऐसा मैं बोलूँ, चलो ठीक है, ये इसी को कंटिन्यू करते हैं ना, 6.4 रुपीज़ है, ठीक है। तो ये मेरा अर्निंग में रिडक्शन नहीं हो गया, हाँ मुझे लॉस हो गया भाई अर्निंग में, तो मुझे लॉस हो गया। तो अगर आइडिया के तरफ से देखेंगे तो उनको ईपीएस में लॉस हो गया, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है, ये सर ईपीएस में लॉस हो गया।
तो मुझे एक बात बताओ, अभी तो मैं ईपीएस में लॉस की बात नहीं कर रहा, अभी मैं इक्विवेलेंट ईपीएस की बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक शेयर के बदले 6.4 रुपीज मिल रहा है, ठीक है, 6.4 रुपीज मिल रहा है। यहाँ पे 4 शेयर के बदले क्या मिल रहा था, 16 रुपया मिल रहा था। तो इस 4 शेयर के बदले तो यहाँ पे एक शेयर मिला है, ठीक है। तो दिस वन शेयर इज रिप्रेजेंटिंग 4 शेयर्स ऑफ आइडिया। दिस वन शेयर इज रिप्रेजेंटिंग 4 शेयर ऑफ आइडिया, और ये एक शेयर के बदले ही 6.4 मिल रहा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मुझे आइडिया के 4 शेयर के सामने यहाँ पे 6.4 ही रुपीज मिल रहा है, ऐसा बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? आप बताओ, बोलेगा तो मैं बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा, बताओ। बोल सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे आइडिया के 4 शेयर के बदले 6.4 रुपीज मिल रहा है, यहाँ पे 4 शेयर के बदले 16 रुपया मिलता था, ठीक है, इतनी बात समझ में आती। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ, मुझे आइडिया के 4 शेयर के बदले 6.4 मिल रहा है, तो एक शेयर के बदले कितना मिल रहा है बता दो मुझे। चलो 6.4 इंटू 1 डिवाइड बाई 4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1.6 रुपीज मिल रहा है, ठीक है। तो आइडिया में जब था तो एक शेयर के बदले 4 रुपया मिलता था, और यहाँ पे 1.6 मिला है। सर नहीं समझा, नहीं समझा सर, नहीं समझा, सिंपल सी बात है। चलो आगे देखते। देखो मान लो तुम्हारे पास आइडिया में एक ही शेयर था, एक शेयर था, ठीक है। आइडिया में मैं एक ही शेयर होल्ड करता था, 4 नहीं होल्ड करता था, एक शेयर ही में होल्ड करता था, ठीक है। ये एक शेयर के पीछे मुझे यहाँ पे ईपीएस कितना मिलता था, 4 रुपया मिलता था, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जब मैं वोडा ने मुझे खरीद लिया, तो वोडा ने मुझे एक शेयर के बदले पूरा एक शेयर तो दिया नहीं उसका, क्योंकि उसके एक शेयर का वैल्यू 80 रुपया, मेरे एक शेयर का वैल्यू 20 रुपया, तो उसने कितना 0.25 शेयर दिया आपको। तो इस एक शेयर के बदले मुझे 0.25 शेयर दिया, ठीक है। और वोडा लिमिटेड का ईपीएस आफ्टर मर्जर कितना हो गया, आफ्टर मर्जर अगर मैं ईपीएस बोलूँ तो 6.4 हुआ, ठीक है। मतलब एक शेयर के पीछे 6.4 रुपीज मिलेगा, ठीक है, 6.4। तो क्या मेरे पास एक शेयर है क्या, मेरे पास एक शेयर है क्या, नहीं है मेरे पास। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे आफ्टर मर्जर ईपीएस आफ्टर मर्जर 6.4 रुपीज हो गया ना। अर्निंग आफ्टर मर्जर अगर देखा जाए पर शेयर, तो पर शेयर 6.4 रुपीज है, बट मेरे को क्या एक शेयर के बजाय कितना शेयर मिला, 0.25 शेयर मिला। तो ये 6.4 में मेरा पूरा हक है क्या, नहीं नहीं भाई, पूरा हक नहीं है तुम्हारा ये एक शेयर के बदले। तो तुम्हारे पास तो 0.25 शेयर है ना, तो इंटू 0.25 आपको 0.25 पार्ट्स मिलेगा, ठीक है। ये तो एक शेयर के लिए 6.4 है ना, आपके पास एक शेयर है क्या यार, नहीं है आपके पास एक शेयर, आपके पास तो 0.25 शेयर है। तो 6.4 का 0.25 मिलेगा, कितना मिलेगा बताओ, 6.4 इंटू 0.25 कितना आ रहा है, 1.6 रुपीज। तो अगर एग्जाम में इक्विवेलेंट ईपीएस पूछता ना, इक्विवेलेंट ईपीएस मतलब ये कि टारगेट लिमिटेड में एक शेयर के पीछे कितना कमा रहे थे, तो एक्वायरर में आने के बाद उसी एक शेयर के बदले कितना आप कमा रहे हो, सिंपल सी बात है। यहाँ पे एक शेयर था तो 4 रुपया कमा रहे थे, अब ये एक शेयर के बदले कितना शेयर मिला और इसके पीछे आप कितना कमा रहे हो, सिंपल सा आप बता दो। ये इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट ईपीएस। ये ईपीएस इज इक्विवेलेंट है ना। अब इसको कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पे एक शेयर था तो मैं 4 रुपया कमाता था, बट अब यहाँ पे एक शेयर की जगह 0.25 शेयर मिला, पूरा शेयर तो मिला नहीं, तो मैं कमा रहा हूँ कितना, 1.6 क्या है। तो ईपीएस आफ्टर मर्जर पहले तो देख लो, आफ्टर मर्जर मर्ज होने के बाद कंपनी टोटल कितना कमा रही है एक शेयर के लिए, 6.4, बट आपको एक शेयर मिला क्या, नहीं मिला। आपको एक से ज्यादा भी शेयर मिल सकता है, एक से कम भी शेयर मिल सकता है। एक से ज्यादा कब मिलेगा, जब आपकी खुद की वैल्यू ज्यादा होगी। समझ लो जो टारगेट लिमिटेड है उसका एक शेयर का वैल्यू 100 रुपया होता था, तो ये अपने इसके तो शेयर का वैल्यू एक्वायरर का 80 रुपया ही, तो एक शेयर देता तो पूर्ति होती थी क्या, आपकी रिक्त स्थान की पूर्ति होती थी, नहीं होती थी। मतलब कि इसका मतलब कि आप 80 रुपये मान जाते थे क्या, नहीं, आप बोलते थे नहीं एक शेयर नहीं, अब एक से ज्यादा दे मुझे, अब तो साड़ा बन रहा था ना, अब एक से ज्यादा दे, तो कितना देना पड़ता था, 100 डिवाइड बाई 80, 1.25 शेयर देना पड़ता था। तो यहाँ पे एक शेयर की जगह अब तुमको 1.25 शेयर्स मिलता था, ठीक है। वैसा भी क्वेश्चन आएगा, बट वैसा बहुत रेयर होता है, क्योंकि जो बड़ी कंपनी वही खरीदती है, तो बड़ी कंपनी का वैल्यू ज्यादा होता है, ठीक है। तो कभी भी आपको कम ही शेयर्स मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि यहाँ पे ये इक्विवेलेंट ईपीएस होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो मैं आपको दो तरीके से समझा दिया, अब आपको जो तरीका अच्छा लगता है, दोनों तरीके एक ही बात है। देखो 1 इंटू 6.4 डिवाइड बाई 4, तो ये क्या है आपका, ये 1 डिवाइड बाई 4 0.25 तो है। अब देखो इससे भी एकदम तरीके सिंपल तरीका बताता हूँ, वो जो रटाते हैं ना आप लोग को, वो ऐसा बोलते हैं। देखो क्या करते हैं मालूम है, क्या बोलेंगे, आफ्टर मर्जर ईपीएस आया 6.4, ये आया ना, इसमें स्वैप रेशियो मार दो, स्वैप रेशियो मार दो, ये स्वैप रेशियो ही तो है 0.25, तो स्वैप रेशियो मारेगा तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1.6, ठीक है। तो स्वैप रेशियो ही तो मार रहा हूं मैं भी यहाँ पे, बट आपको लॉजिकली बता रहा हूं मैं आपको कि क्या हो रहा है। ये डायरेक्ट बोल दूंगा ईपीएस इंटू स्वैप रेशियो कर दो, खत्म हो जाता है मेरा 10-15 मिनट से। मैं आपको इक्विवेलेंट ईपीएस ही सिखा रहा हूँ। तो क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत ना पड़े। एग्जाम में कुछ जब रिवर्स कैलकुलेशन आता है तब ये रटने वाले के लग जाते हैं, ठीक है। तो आपको लॉजिकली सब कुछ क्लियर होना चाहिए कि क्या हो रहा है एक्चुअल में, तभी ना, मतलब अब कॉन्सेप्ट बुक ये सब क्या होता है,
लोग बोल रहे सर बुक दो book। ये जो लिखा रहा हूँ ना यही आपका, जो इससे ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। ये बता दिया मैंने, खत्म हो गई बात, ठीक है। आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ कॉन्सेप्ट बुक की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना मैं बता रहा हूँ उतना काफी है, ठीक है। अब आगे देखो, ये हो गया इक्विवेलेंट ईपीएस का, आपको कॉन्सेप्ट समझ गया, ठीक है। इक्विवेलेंट ईपीएस का मतलब क्या कि टारगेट लिमिटेड में एक शेयर के पीछे कितना मिल रहा था, तो यहाँ पे आ जाओ, देख लो एक शेयर के बदले तुमको कितना शेयर मिला, यहाँ पे देख लो एक शेयर के बदले 0.25 मिला, ठीक है, ओके। तो आफ्टर मर्जर ईपीएस क्या है, जो देख लिया तुमने, आफ्टर मर्जर ईपीएस आपका 6.4 है, तो आपको तो पूरा शेयर मिला नहीं, तो 6.4 पूरा तो मिलने वाला नहीं, ठीक है। आप वैसे भी कर लो, या फिर जो यहाँ पे मैंने बताया था वो, कि आइडिया में 4 शेयर था तो यहाँ पे 1 शेयर मिला, बट दिस 1 शेयर इज रिप्रेजेंटिंग 4 शेयर ऑफ आइडिया लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे एक शेयर की जगह 6.4 मिल रहा है, बट एक शेयर के वजह नहीं, अब आपको आइडिया से कंपेयर करना है ना, आइडिया में कितना था, तो दिस 1 शेयर इज रिप्रेजेंटिंग 4 शेयर्स ऑफ आइडिया लिमिटेड, ठीक है। तो 4 शेयर्स ऑफ आइडिया, तो 6.4 4 शेयर्स के बदले मिल रहा है, तो एक शेयर के बदले कितना, ठीक है। तो ये आपका 1.6 से ज्यादा हो गया, छोड़ो। तो ये आपको ये वाला आई थिंक ईजी लगा हुआ, ठीक है। जिस तरीके से भी आप समझ सकते हो समझो। तो इक्विवेलेंट ईपीएस मेरा निकल गया, ठीक है। अब आते हैं गेन और लॉस पे, गेन और लॉस पे आते हैं, ठीक है। गेन और लॉस इन अर्निंग, तो अर्निंग की तो बात अभी मैंने करी दे। देखो मैं अगर सिंपल से बताऊँ ना तो आपको समझ जाएगा, अभी से नॉर्मल भी समझ जाएगा। देखो यहाँ पे आइडिया की पहले तो बात करते हैं, ठीक है। आइडिया लिमिटेड में 1 लाख शेयर्स था, 1 लाख शेयर्स था, ठीक है। और ये लोग 4 रुपया कमाते थे पर शेयर, तो यहाँ पे कितना कमा रहे थे, 4 लैक्स कमा रहे थे, ठीक है, 4 लाख कमा रहे थे। अब आते मैं यहाँ पे आता हूँ वोडाफोन में। जब वोडाफोन में ये लोग आ गए, जब वोडाफोन में ये लोग आ गए, तो 1 लाख शेयर्स की जगह पे कितना मिला ये लोग को, 25,000 शेयर्स मिला, ठीक है। और अर्निंग कितना हो गया, अर्निंग चेंज हो गया, 6.4 हो गया पर शेयर आफ्टर मर्जर ना, ये अब आफ्टर मर्जर के साथ ही कंपेयर करोगे ना, मर्ज होने का बाद क्या हुआ। तो 25,000 इंटू 6.4 कितना मिला ये लोग को, 1,60,000 मिला। तो अर्निंग में लॉस हो गया 4 लाख से 1,60,000, तो कितना लॉस हो गया आप देखो यहाँ पे, 4 लाख माइनस 4 लाख, तो आप यहाँ पे देखोगे 2,40,000 का लॉस हो गया। तो ये मैं शॉर्टकट में भी तो निकाल सकता था, इक्विवेलेंट ईपीएस से डायरेक्ट निकलता है। देखो इक्विवेलेंट ईपीएस क्या बोला था यहाँ पे, कि इक्विवेलेंट ईपीएस आपका आया था ना 1.6। देखो यहाँ पे एक शेयर के पीछे 4 रुपये आप कमा रहे थे, तो अब एक शेयर यहाँ पे 0.25 मिला तो 1.6 ही कमा रहे हो, तो 4 रुपये से 1.6 हो गया अर्निंग। तो अर्निंग कितना कम हो गया मुझे बताओ, 4 माइनस 1.6 करो तो ये आपका आ गया 2.4। तो पर शेयर 2.4 रुपीज आप लॉस कर दिए, ठीक है। तो टोटल शेयर्स कितने थे, 1 लाख थे ना, तो ये 2,40,000 तो आ जाएगा, शॉर्टकट है। तो लॉस हुआ अर्निंग्स में आइडिया लिमिटेड को, 4 लाख से 1,60,000 हो गया। फिर भी आइडिया लिमिटेड वाले क्यों मान गए, तो मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, गेन और लॉस इन वैल्यू, गेन और लॉस इन वैल्यू। देखो वैल्यू में आपको प्रॉफिट हो गया, मार्केट वैल्यू में, देखो सिंपल सी बात है। तो आइडिया लिमिटेड के पास 1 लाख शेयर्स है, और मार्केट वैल्यू कितना था, मार्केट वैल्यू एक शेयर का, देखो यहाँ पे हमने देखा था ना, बिफोर मर्जर, बिफोर मर्जर इसका मार्केट वैल्यू 20 रुपया था, ठीक है, 20 रुपया था। तो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना था, टोटल मार्केट, अगर टोटल मार्केट में वैल्यू में अगर बोलूँ तो 20 रुपया था मार्केट प्राइस पर शेयर, तो टोटल इसकी वैल्यू 20 लाख थी। इतनी बात समझ में आती, इसकी वैल्यू 20 लाख थी। बट जब ये लोग वोडा ने इसको खरीद लिया, तो 1 लाख की जगह इसको 25,000 शेयर्स दिए, ये आफ्टर मर्जर, ठीक है। तो आफ्टर मर्जर मार्केट प्राइस चेंज हो गया। आफ्टर मर्जर अगर मैं मार्केट प्राइस बोलूँ तो देखो मार्केट प्राइस आफ्टर मर्जर 128 रुपीज़ हो गया, 128 रुपीज़ हो गया। तो अब ये 25,000 शेयर्स की वैल्यू, एक एक शेयर की वैल्यू 128 हो गए ना, 128 हो गए। तो अब इनका मार्केट वैल्यू कितना हो गया बताओ, कितना जंप हो गया, देखो 128, तो 32 लाख का वैल्यू हो गया। देखो तो 12 लाख, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 20 से 32 हो गया, तो 12 लाख का इनको गेन हो गया, किसमें, मार्केट वैल्यू में। तो जो शेयर होल्डर लोग यहाँ पे रो रहे थे ना कि मेरे को लॉस हो गया, लॉस हो गया अर्निंग में 2,40,000 में, तो आप वो मत देखो, आपको 2,40,000 का ही लॉस हुआ है, बट वैल्यू में, मार्केट वैल्यू में आप देखोगे तो 12 लाख आपको प्रॉफिट हो गया। तो ये इसको प्रॉफिट हुआ है, समझ रहे हो। तो आइडिया लिमिटेड को इसलिए हाँ बोला होगा कि वोडा लिमिटेड को कि चलो आ जाओ, मेरे को खरीद लो, मर्ज हो जाओ, ठीक है, हम लोग आपके साथ आ जाते हैं। क्योंकि इनको देखा, इन्होंने देखा, कैलकुलेशन देखा इन्होंने कि मर्ज होने के बाद मुझे शेयर्स तो कम मिल रहे, बट एक एक शेयर का वैल्यू बढ़ गया। यहाँ पे 20 रुपया था, यहाँ पे 128 हो गया, समझ में आ रहा है, ये 128 हो गया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उनको 25,000 शेयर्स की वैल्यू 120 हो गया। अब समझ लो, मेरे को एक सिंपल सी एक बात बताओ, तुम्हारे पास 4 शेयर था, ठीक है, तो तुमको यहाँ पे एक शेयर मिला, 4 शेयर का वैल्यू कितना था, एक शेयर का वैल्यू 20 रुपया था, ठीक है, एक शेयर का वैल्यू 20 रुपया था, तुम्हारी वैल्यू 80 रुपये थी। लेकिन जब मर्ज हो गया तो 4 शेयर की जगह तुमको एक शेयर मिला, और मर्ज के बाद मार्केट में वैल्यू चेंज हो गया, मार्केट में आइडिया का नहीं चेंज हुआ, वोडा का चेंज हो गया।
आफ्टर मर्जर वोडा ग्रोथ हो गया ना, तो अब तो तुम वोडा के पार्ट हो गए ना, वोडाफोन के पार्ट हो गए, तो 4 शेयर की जगह तुमको 1 शेयर मिला। ये 1 शेयर तुम्हारे वोडाफोन के, आइडिया का नहीं है अभी तक। अगर किसी को कंफ्यूजन होगा तो मैंने स्टार्ट में बोल दिया था कि 25,000 शेयर जो नए इशू है वो वोडाफोन ने अपने नए शेयर इशू किया, ठीक है। तो तुमको 4 की जगह 1 शेयर वोडाफोन का मिले, ठीक है। तो 128 हो गया वैल्यू, तो अब तुम्हारी वैल्यू 120 हो गई, तो 80 से 128 हो गया ना वैल्यू। तो 1 शेयर के पीछे बेनिफिट कितना हुआ? 1 शेयर के पीछे 48 का बेनिफिट हो गया, समझ रहे, 48 रुपीज का। तो ये तुमको बेनिफिट हुआ। तो ये आप देखो ना, मार्केट वैल्यू में आपको चेंज, आप यहाँ पे रो रहे हो कि मुझे यहाँ पे 4 रुपीज की जगह 1.62.4 रुपीज पर शेयर लॉस हो गया, तो ये कौन देखेगा? यहाँ पे बेनिफिट हो गया। तो तो वैल्यू में आपको बेनिफिट हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब ये तो मैंने सिर्फ बात की किसकी, ये अभी सिर्फ मैंने बात की वो आइडिया की, ठीक है, आइडिया की। तो सर वोडा वाले को क्या बेनिफिट हो रहेगा? तो वोडा वाले को तो सिंपल सिंपल दिख रहा है आपको, तो देखो वोडा लिमिटेड का बिफोर मर्जर अगर देखूं, बिफोर मर्जर जो वोडा लिमिटेड का एक्चुअल 1 लाख शेयर होल्डर जो लोग हैं, तो उनका तो पहले ईपीएस कितना था? 4 रुपया था, ठीक है। और मर्जर के बाद 6.4 हो गया आफ्टर मर्जर। ये बिफोर मर्जर और यहाँ पे आफ्टर मर्जर, मैं अच्छे से लिख के दूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। और ये आफ्टर मर्जर हो गया 6.4, तो देखो यहाँ पे सीधा सीधा 4 रुपये से 6.4 हो गया, तो इनको यहाँ पे बेनिफिट हो गया 2.4 का। और मार्केट प्राइस अगर देखें तो यहाँ पे 80 रुपया था और यहाँ पे 128 हो गया। तो सिंपल सी बात है, जो कंपनी मर्ज हुई है, जो कंपनी ने उठाया उसको तो बेनिफिट हो ही रहा है, यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है पर शेयर, ठीक है। और इनको भी अच्छा खासा बेनिफिट होगा। इनको अर्निंग में लॉस हुआ 2,40,000 का, बट 12 लाख। अब कम अगर पूछ ले एग्जाम में कि नेट बेनिफिट बताओ, तो ये माइनस कर देना, ठीक है। बट ऐसा पूछता नहीं कभी एग्जाम में, आज तक पूछा नहीं, ठीक है। तो ये आपको अलग अलग बताएगा। बोलेगा गेन और लॉस इन अर्निंग्स बताओ, तो अर्निंग में बताना, ठीक है, ईपीएस में बताना। बट गेन और लॉस इन वैल्यू पूछा तो मार्केट वैल्यू में बता देना बेनिफिट क्या हुआ, ठीक है। ये हो गई बात, खत्म हो गई। अब और कुछ पूछ सकता है इसमें? देखो, तो अभी तक हम लोग ने क्या क्या सीखा, अब मैं आपको बताऊं क्या क्या सीखा मैंने। तो सबसे पहले तो हमने स्वैप रेशियो सीखा, ठीक है। स्वैप रेशियो सीखा, जो आपने मैंने बताया स्वैप रेशियो कैसा आपका आ रहा था, जो आपका टारगेट लिमिटेड का मार्केट प्राइस डिवाइड बाय टारगेट लिमिटेड एक्वेरियल लिमिटेड का मार्केट प्राइस, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है। और ये आता कैसे कि टोटल वैल्यू बता दो, कितना है तुम्हारी वैल्यू, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ मेरे 1 शेयर के वैल्यू से, तो आपका आ जाएगा टोटल कंसिडरेशन, कितना पेमेंट करना, ठीक है। फिर आपने सीखा इक्विवेलेंट ईपीएस, ठीक है, इक्विवेलेंट ईपीएस। फिर आपने बहुत सारी चीजें आफ्टर मर्जर सीखी, आफ्टर मर्जर ईपीएस निकालना, ठीक है, सीखा, ठीक है। फिर आफ्टर मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर निकालना सीखा। फिर आफ्टर मर्जर गेन और लॉस इन अर्निंग और गेन और लॉस इन वैल्यू, ठीक है। इतनी सारी चीज आपने सीखी। अब एक और चीज पूछेगा आपको, आपको क्या बोलेगा? अब ये लोग चिंदी चोरी का काम कर रहे हैं ना, बोल रहे हैं कि यार 4 रुपए की जगह 4 रुपए रहना चाहिए, ऐसा बोलेंगे ये लोग। बोलेंगे ना कि आइडिया वाला क्या बोलेगा, आइडिया वाला अलग ही दिमाग लगाएगा, बोलेगा कि आफ्टर मर्जर माय ईपीएस शुड नॉट बी डिमिनिश्ड। बोल रहा है मेरा ईपीएस, मेरा अर्निंग शुड नॉट बी, देयर शुड बी नो लॉस इन अर्निंग्स, ऐसा बोलेगा क्वेश्चन में। तो किस रेशियो में बांटे? सिंपल सी बात होता है, देखो। तो तो सिंपल ये लोग को क्या करने का बताओ, मैं क्या बताऊं क्या करने का। ईपीएस के रेशियो में बांट दो, ईपीएस के रेशियो में बांट दो, तो तुमको कभी भी अर्निंग में लॉस नहीं होगा। देखो सर, चेक करके बताओ, देखो सिंपल। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, मार्केट वैल्यू से कर रहे थे ना, कि 1 लाख शेयर से तेरे 20 रुपया तेरा वैल्यू है, तो तेरा वैल्यू 20 लाख है, तो 20 लाख डिवाइड बाय 80 करके 25,000 शेयर्स देके उसको शांत किए थे। बोलता है नहीं, मेरा मार्केट, मुझे अर्निंग में लॉस हो जा रहा है, ठीक है। तो सिंपल ऐसा मान लो कि तेरी वैल्यू एक अब 4 ही लाख है। नहीं समझा, छोड़ो। अब देखो, मुझे एक बात बताओ, अगर ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अर्निंग शुड नॉट बी डिमिनिश्ड, अर्निंग ऑफ टारगेट लिमिटेड, टारगेट मतलब जिसको हम लोग खरीदे, जो हमारा टारगेट है, आइडिया, ठीक है, लिमिटेड शुड नॉट बी डिमिनिश्ड, ठीक है। बोल रहा है मेरा अर्निंग नहीं गिनना चाहिए, तो सिंपल उसको बता दो कि ईपीएस के रेशियो में बांट देते। तो देखो, वोडा और आइडिया का ईपीएस क्या है? 4, इसका भी 4 ही है, ठीक है, इसका भी 4 ही है। तो मुझे बताओ, अब ईपीएस के रेशियो में बांटना है, ठीक है। तो अब भी दिमाग वही लगेगा, आइडिया का 1 शेयर का वैल्यू कितना है, 1 शेयर के पीछे कितना कमा के दे रहा है? 4 रुपया, ठीक है। और मैं कितना कमा के दे रहा हूँ? मैं भी 4 रुपया कमा के दे रहा हूँ, तो इक्वल, दोनों का सेम ही है। तो इसके 1 लाख शेयर की जगह 1 लाख शेयर दे दो, ठीक है।
देखो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने, इसके 1 लाख है, इसके 1 लाख है, ठीक है। अब अगर समझ लो ये ईपीएस ये 4 नहीं, ये 8 रुपये कमा रहा होता, 8 रुपये कमा रहा था, तो समझ लो ये 4 नहीं, ये 8 रुपये कमा रहा था, 4 रुपये कमा रहा था, ठीक है। तो ये तो ईपीएस में 4 रुपये कमा रहा है और ये 8 रुपये कमा रहा है, तो मैं अपने कितने शेयर दूँ उसको कि वो 4 रुपये कमाए? एक शेयर दे दूंगा तो 8 रुपये कमा लेगा ना, तो मैं एक शेयर नहीं दूंगा, मैं अपने 0.5 शेयर्स दूंगा। समझ रहे हो? अरे कैसे था यहाँ पे वैल्यू, देखो वैल्यू जब मार्केट वैल्यू की बात करें तो मार्केट वैल्यू में बांट रहे थे, ठीक है, कि उसका शेयर वो कंपनी जो है उसका एक शेयर का वैल्यू 20 रुपये, मेरे एक शेयर का वैल्यू 80 रुपये, ठीक है। तो मैं अपना एक शेयर तो उसको दूंगा नहीं, सिंपल सी बात है, उसको उसके 4 शेयर के बदले अपना एक शेयर दूंगा, ठीक है, ऐसा कर रहे थे, या फिर उसके एक शेयर के बदले अपना 0.25 शेयर दूंगा, ठीक है, तो जाके खाने की मतलब उसका जो है वो संपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे भी जब ईपीएस की बात आ रही है, बोल रहा मेरा ईपीएस नहीं गिरना चाहिए, तो मार्केट वैल्यू छोड़ो, अब मार्केट वैल्यू की तो बात ही नहीं कर रहा है, वो लोग बोल रहे हैं मेरा ईपीएस नहीं गिरना चाहिए, क्यों ईपीएस के रेशियो में बांट दो, तो उसका ईपीएस कितना है 4 रुपया, मेरा ईपीएस कितना है 8 रुपये, तो मैं अपने एक शेयर दूंगा क्या उसको? नहीं, तो 4 रुपया नहीं 8 रुपया कमा लेगा वो, ठीक है, तो अपना क्या 0.5 शेयर दो। तो वैसे ही अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो दोनों का ईपीएस सेम ही है, तो सेम ही रेशियो में आ जाएगा, तो 4/4 तो आ गया 1, ठीक है। तो क्या करूंगा, पूरे 1 लाख शेयर की जगह क्या करो, 1 लाख शेयर दे दो, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, जब 1 लाख शेयर की जगह 1 लाख शेयर देगा, तो अब आइडिया को मैंने अपने नए कितने शेयर्स दिए, 1 लाख शेयर्स दिए, ठीक है। तो अब मैं आफ्टर मर्जर अगर बात करूं, आफ्टर मर्जर अर्निंग में तो कोई चेंज हुआ नहीं है, आफ्टर मर्जर अर्निंग तो अभी 4 लाख ही था दोनों का, ठीक है, तो उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, बस नंबर ऑफ शेयर्स में चेंज हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो गए, नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर, अगर आफ्टर मर्जर में बोलूं तो ओल्ड था तुम्हारा 1 लाख शेयर्स, तुम्हारे इसमें वोडाफोन में 1 लाख शेयर्स था, बट न्यू न्यू और कितने नए इशू किए, तो इसके 1 लाख शेयर्स के बदले कितना शेयर दिया मैंने, 1 ही लाख शेयर्स दिया उसको, ठीक है, 1 लाख ही शेयर्स दिया, तो अब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 2 लाख। इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर मैं ईपीएस बोलूं आफ्टर मर्जर क्या हो जाएगा, तो 8 लाख बटेगा आप 2 लाख लोगों में, तो नया जो ईपीएस हो जाएगा वो 4 रुपया होगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, नया ईपीएस आफ्टर मर्जर 4 रुपया होगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इक्विवेलेंट अगर मैं ईपीएस निकालू, इक्विवेलेंट ईपीएस, तो आइडिया और वोडा की बात करते हैं, ठीक है, आइडिया और वोडा की बात करते हैं। आइडिया में एक शेयर था, तो आइडिया को एक शेयर के बदले वोडा ने कितना दिया, एक ही शेयर दिया, क्योंकि दोनों का ईपीएस सेम था, दोनों का ईपीएस सेम था, यहाँ पे देखो ईपीएस सेम है, तो सेम रेशियो 4:4 मतलब 1:1, ठीक है, तो एक ही शेयर दिया, एक शेयर के बदले एक शेयर। और आइडिया एक शेयर के पीछे पहले कितना कमाता था, 4 रुपया, और वोडा आफ्टर मर्जर कितना कमा रहा है, कमा के दे रहा है 4 रुपया कमा के दे रहा है आफ्टर मर्जर भी, तो अभी भी इसका ईपीएस सेम है, तो ईपीएस शुड नॉट बी डिमिनिश, देखो ईपीएस डिमिनिश होगा, ये इक्विवेलेंट ईपीएस शुड बी सेम। अगर ये क्वेश्चन में ये बोलता है ना कि अर्निंग ऑफ टारगेट लिमिटेड शुड नॉट बी डिमिनिश, मतलब इक्विवेलेंट ईपीएस सेम होना चाहिए, तो इक्विवेलेंट ईपीएस मैंने यहाँ पे निकाला तो अभी भी सेम ही है ना, 4 रुपया था 4 रुपया ही है, ठीक है, तो कोई चेंजेस हुआ नहीं। तो सिंपल, अगर समझ लो यहाँ पे ये 8 रुपया होता, समझ लो, तो भी आपका ना ये सेम आता था, बट क्वेश्चन अगर चेंज होता, तो क्वेश्चन चेंज होगा तो सब कुछ चेंज हो जाएगा ना, तो वो होता तो, बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली दोनों सेम ही है 4:4। अगर होगा आगे क्वेश्चन आएंगे तो मैं उसमें आपको बताऊंगा, ठीक है, उस हिसाब से करेंगे। तो ये आपको समझा। अर्निंग में सर कुछ लोगों को डाउट हो रहा है, अर्निंग अर्निंग कैसे चेंज होगा, जब मर्ज होगा तो पहले भी 4 लाख ही दोनों कमा रहे थे ना, तो 8 लाख हो जाएगा, तो अर्निंग में से सिर्फ जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि अर्निंग शुड नॉट बी डिमिनिश्ड बाय मर्जर, तो सिर्फ आपका नंबर ऑफ शेयर्स चेंज होगा, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स होगा, नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ईपीएस भी चेंज ही होने वाला है, क्योंकि ईपीएस आता ही है नंबर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो ये एक अलग से एक चीज था, बाकी सारी चीजें आई थिंक आपको आ गई है, ठीक है। तो ये अच्छा खासा आपका क्वेश्चन था, जिसको मास्टर प्रॉब्लम आप बोल दो, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग ने सीख ली, ठीक है, स्वैप रेशियो निकालना ये सब। तो ये पूरा मर्जर का हम लोग क्या एनालिसिस करते हैं कि जिससे पता चलेगा आपको क्या आइडिया का बेनिफिट हुआ, क्या वोडाफोन का बेनिफिट हुआ, यस देखा जाए तो दोनों का बेनिफिट हुआ, ठीक है। क्या वोडाफोन लिमिटेड के शेयर होल्डर खुश हुए, हाँ खुश हुए, आइडिया लिमिटेड के शेयर होल्डर खुश हुए, हाँ खुश हुए, क्योंकि इनको भी यहाँ पे 25,000 शेयर मिला, एक शेयर का वैल्यू 128 हो गया, कि जहाँ पे एक शेयर का वैल्यू यहाँ पे 20 रुपया था, ठीक है, मतलब चार शेयर का वैल्यू 80 रुपया, तो 4 की जगह पे एक शेयर मिला, तो एक 80 रुपये की जगह 128 मिला, तो बेनिफिट हुआ ही ना, सिंपल सी बात है। तो ये सारी चीज, अब देखो इसमें अगर मैं बताऊं तो 6 चीज आपके पास होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए आपके पास, देखो 6 चीज क्या, देखा जाए तो 4 ही चीजें आपको, अर्निंग पर शेयर पता रहना चाहिए, प्राइस अर्निंग रेशियो पता रहना चाहिए, मार्केट प्राइस आना चाहिए निकाल के, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से निकाल ही लोगे, ठीक है। तो ये 4-5 चीज आपके पास रहेगी ना, तो आप सारा कैलकुलेशन कर लोगे मर्जर इक्वेशन का, ठीक है, समझ में आ गया आपको, ये समझा स्वैप रेशियो कैसे निकालते हैं। स्वैप रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल जो वैल्यू है डिवाइड कर दे और एक शेयर के वैल्यू से, ठीक है। अभी इसको मैंने तोड़ा तो 1 लाख इंटू, तो ये आपका 20/80 ये आपका स्वैप रेशियो, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे आप यहाँ पे पढ़ोगे, देखो
एंड ऑफर्स अ स्टॉक स्वैप ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस के बेसिस पे ये लोग ने बोला था बांटने के लिए। तो अब देखो मेरा वैल्यू 80 रुपये है, इसका वैल्यू तो 20 रुपये, ठीक है। तो मैं अपने चार पूरा एक शेयर तो उसको दूंगा नहीं खरीदने के लिए, मैं अपने एक शेयर की जगह उसके एक शेयर की जगह अपना 0.25 शेयर दूंगा। तो कभी भी तुम अगर स्ट्रांग रहोगे ना तो समझ लो तुम्हारा कम शेयर जाएगा। तो दिस डिवाइड बाय दिस 20/80 होता है। अब ये सब क्यों होता है वो सब मैंने बता दिया, ठीक है। चलो अब तो ये बेसिक आप इसको रिवाइज करो। अब देखो अब जो ये जो रिटर्न में अब ये जो मैं नोट्स लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं अच्छे से आपको लिख के शेयर करूंगा पीडीएफ, ठीक है। उसका प्रिंट निकालो क्वेश्चन के साथ, ठीक है। ये क्वेश्चन है उसका प्रिंट निकालो और वो या तो आप खुद से लिख लो, इसको लिखोगे तो ज्यादा आपका प्रैक्टिस भी जाएगा, बेटर रहेगा, ठीक है। प्रिंट भी निकाल सकते हो जो आपको टाइम के हिसाब से आप अवेलेबिलिटी के हिसाब से देख लो, ठीक है। बट आपको आना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। अब ये इसके बाद आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको कोई टेंशन की बात नहीं। अब मैं कराऊंगा स्टडी मटेरियल, फर्स्ट लेक्चर है तो इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं। सेकंड लेक्चर में आपको स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन मैं चालू करूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अभी सेकंड लेक्चर में।